एवरीवन वेलकम टू द ज्ञानस्थली क्लासेस। गाइस, आप लोगों का स्वागत है इस ज्ञानस्थली क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विथ पीजीटी एजुकेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। जो आपका होने वाला एग्ज़ाम है पीजीटी, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने 1 बाय 1 क्वेश्चन का डिस्कशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए लास्ट टाइम एक बात और आप लोगों से कहना है कि लास्ट टाइम पे जो स्टडी होती है, जितना आपको पढ़ना था, जितना कॉन्सेप्ट आपको समझना था, आपने इतने महीनों में सीख लिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आप देखते रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहे होंगे। अब उन चीज़ों का ओनली रिवीजन या शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाई रखी है उसे देखना है। और सबसे मेन थिंग जो है वो है क्वेश्चन जितना ज़्यादा जहाँ से भी आपको मिलता है उसे सॉल्व कीजिए। इस वीडियो में भी आप जितने क्वेश्चन देखते जाएंगे उसे पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, और आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। उससे आपकी तैयारी को एक मूल्यांकन हो जाता है और आप पता कर पाते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, निम्नलिखित में से बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है अक्सर, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सभी बुद्धिमान बच्चे सृजनशील होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है वो उस क्रिएटिविटी में भी अव्वल नंबर हो, ऐसा नहीं है। सभी सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, ये भी बात सही नहीं है कि जो व्यक्ति या जो बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग वाला है उसकी आईक्यू लेवल भी हाई होगी, ऐसा भी नहीं है। कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, ये हम सही मान सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कुछ क्रिएटिव स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं, जो कि उनकी इंटेलिजेंट लेवल भी हाई हो सकती है और वो उनकी क्रिएटिविटी भी हाई हो सकती है। तो ऐसा हम कुछ केसेस में कह सकते हैं, नॉट फॉर ऑल। कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि निम्न होती है, ऐसा नहीं है। निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चे इतना सृजनशील नहीं हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एकीकृत शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया था? इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, मदन मोहन मालवीय ने, श्री अरविंदो ने, या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने? तो इसका राइट ऑप्शन जो आपके सामने है वो है सी, श्री अरविंदो। क्योंकि एकीकृत शिक्षा का प्रत्यय श्री अरविंदो ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए, अन्यथा बालक अपूर्ण अथवा एकांगी रह जाएगा। और शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास, ठीक है, एकीकृत विकास का होना चाहिए। मतलब शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बालक का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की है, मतलब कई सब्जेक्ट्स को मिला करके जब आप टीचिंग करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी एक चीज़ में उसको बालक को निपुण ना बनाना, बल्कि सारे संप्रत्ययों को एक इंटीग्रेशन फॉर्म में बच्चों को समझाना, ये होती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जो कि अरविंदो ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत सरकार ने निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में की थी? देखिए पीजीटी में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी फैक्ट्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसलिए सन कब, कौन सी शुरुआत हुई, कौन सा आयोग आया, कौन से स्कीम चली, ठीक है, किस पर बेस्ड है, उसका सन वन पूछा जाता है। नेट जेआरएफ में तो इतना नहीं अब आ रहा है, लेकिन इस टाइप के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका तीनों लेवल चेक होता है। ज्ञानात्मक लेवल भी चेक होगा, बोधात्मक लेवल भी चेक होगा, और लास्ट में जो चिंतन स्तर है उसको भी एग्जामिनर चेक करते हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है बी, 1974 में निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, एक तरीके से जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसका कॉन्सेप्ट कब आया था? इसका कॉन्सेप्ट आया था 1974 में। इसके समय क्या होता है? इंक्लूड करना, जो भी असमर्थ बच्चे हैं उनको सामान्य शिक्षा व्यवस्था में तथा सामान्य बालकों के साथ इंक्लूड करना, ये होती है समेकित शिक्षा, या इसे कहते हैं हम समावेशी शिक्षा, बालकों का समावेशन, ठीक है। 1974 में इसका कॉन्सेप्ट आया।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टी प्राप्तांक या टी स्कोर, स्कोप नहीं स्कोर होगा, का सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए 5 + 27, आपने इसको पढ़ा होगा। 50 + 10z इज़ द फॉर्मूला ऑफ टी स्कोर, ठीक है। टी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? 50 + 10z, ठीक है। तो इस तरीके से ये टी वैल्यू का फॉर्मूला है। आपको इसी तरीके से आप अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इससे दूसरा क्वेश्चन भी तैयार करिए कि एफ वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। एफ वैल्यू कैसे निकाली जाती है, रेशियो अनोवा कैसे लगाया जाता है, मध्यमान का क्या फॉर्मूला है, बहुलांक का क्या फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूला भी तैयार करिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप सॉल्व करने में सक्षम रहें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहिरंग चरों को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। जैसे जो बाह्य चर होते हैं, जो एक्सटीरियर वेरिएबल्स होते हैं, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, किस विधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो उसका रैंडमाइजेशन करके हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, यानी यादृच्छिकरण द्वारा। तो ये आपने जब प्रयोगात्मक अनुसंधान का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें ये समझा होगा। इसमें इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आंतरिक वैधता क्या है, बाह्य वैधता क्या है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, और प्रयोगात्मक अनुसंधान किस पर फोकस करता है, तो करणीय संबंध को, ठीक है, जिसमें आपका एक नियंत्रित चर होता है, एक आश्रित चर होता है और एक स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन किया जाता है, मैनिपुलेशन के बाद उसका इफेक्ट हम नियंत्रित चर पर उस पर आश्रित चर पर देखते हैं। तो ये सब बात है किसकी? प्रयोगात्मक अनुसंधान की। तो इसमें यादृच्छिकरण विधि भी अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक शोध के संबंध में सही नहीं है? तो आपने हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ आप इसके कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। तो अब इसका सही नहीं है। स्रोत सामग्री एकत्रित करना, बी स्रोत सामग्री की आंतरिक एवं बाह्य समीक्षा, आलोचना करना, घटनाओं एवं दशाओं की व्याख्या करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ठीक है। व्याख्या के लिए परिकल्पना का निर्माण करना, निष्कर्ष निकालने के लिए परिकल्पनाओं की सांख्यिकी द्वारा परीक्षण करना। अब इसमें आप राइट ऑप्शन बताइए। जैसे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो घटनाओं एवं दशाओं की व्याख्या करने के लिए शोधकर्ता कभी कभी परिकल्पना का निर्माण कर सकता है, ठीक है। अपने शोध को साबित करने के लिए वो जो सिचुएशनल एरिया होता है उसको सही दिखाने के लिए वो परिकल्पना बना सकता है, ठीक है, रिसर्च के अकॉर्डिंग, ना कि जो फैक्ट है, जो घटना घट चुकी है उसके लिए परिकल्पना नहीं बनाई जा सकती। अब देखिए क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है वो निष्कर्ष निकालने के लिए परिकल्पनाओं का सांख्यिकी द्वारा परीक्षण, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ऐतिहासिक अनुसंधान में कि किसी भी परिकल्पना का परीक्षण किया जा सके, क्योंकि परिकल्पना का निर्माण केवल शोधकर्ता सिचुएशनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कर सकता है, नॉट फॉर एवरी टाइम। मतलब एक एक्सेप्शनल केस जो होते हैं उसमें हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका सांख्यिकी विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी बात परिकल्पना पर टेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि जो घटना घट चुकी है उसको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग विश्लेषण किया जाता है। उसका विश्लेषण का प्रेडिक्शन करते हैं हम, पूर्व कथन करते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो ये है ऐतिहासिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जीव विज्ञानियों के अनुसार बुद्धि है, ठीक है। अब ये सोचें कहाँ क्वेश्चन है, ये हमारे इंटेलिजेंस का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया है। तो जीव विज्ञानियों ने क्या कहा है कि बुद्धि एक अनुकूलन करने की योग्यता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, ये फैक्ट का क्वेश्चन है, हो सकता है कि रिवाइज हो जाए। जीव विज्ञानियों के अनुसार बुद्धि क्या है? अनुकूलन करने की योग्यता, क्योंकि बुद्धि क्या है? समायोजन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अनुकूलन करने की योग्यता, ठीक है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। तो ये जीव विज्ञानी जो हैं वो बुद्धि को एक अनुकूलन करने की क्षमता के रूप में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियाँ जो है पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कमेनियस ने कहा है। कमेनियस ने कहा कि सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को जो पुनर्जीवित कर दे, जो आपके अंदर सामाजिक शक्तियां हैं, जो आपके अंदर व्यक्तिक शक्तियां हैं, उसको पुनर्जीवित, उसको उसका अंतर्निहित जो गुण या शक्ति है उसका बाहर से विकास हो जाए, बाहर की ओर विकास हो जाए, ठीक है, उसका प्रस्फुटन हो जाए। तो ऐसी बात कमेनियस ने कही है,
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं पीजीटी के एग्जामिनेशन में। तो जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं फैक्ट से रिलेटेड या कथन से रिलेटेड कि ये बात किसने कही, ये बात किसने कही, तो आप उसको तैयार रखिएगा ताकि हो सकता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रासंगिक बोध परीक्षण किसने बनाया था? हरमन रोरशा। रोरशा ने तो रोरशा मसी लक्ष्य परीक्षण बनाया था, तो ये तो होगा नहीं। मॉर्गन एवं मुरे ने, ठीक है। तो प्रासंगिक बोध परीक्षण 1935 में 1935 में मुरे ने किया था और 1938 में मॉर्गन ने इसका साथ दिया, ठीक है। 1938 में इनके साथ मिलकर इस परीक्षण में संशोधन किया था। इसमें व्यक्ति को चित्र दिखाया जाता है, आपने पढ़ा ही होगा जब प्रक्षेपण विधियां पढ़ते हैं तो इसमें व्यक्तियों को चित्र दिखाया जाता है, उसके बाद उनसे कहानी लिखने को कहा जाता है। तो इस टाइप से ये परीक्षण पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बालक के समाजीकरण में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? ठीक है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, धार्मिक पूर्वाग्रह, शारीरिक हीनता, सामाजिक क्रियाएं। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सामाजिक क्रियाएं। ये कैसे बाधा उत्पन्न कर सकता है? ये तो बाधक तत्व है नहीं सामाजिकरण में। सामाजिक क्रियाएं तो एक तरीके से सहायक तत्व हैं, बाधक तत्व ना हो करके सामाजिकरण के लिए सहायक तत्व हैं, ठीक है। तो इस ईजीएस्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, साथ ही थोड़ा सा समझ पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन होगा, लेकिन ज़्यादातर आप फैक्ट तैयार करके जाइएगा जिससे आपको हेल्प हो एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत राज्य की विचारधारा है जनतंत्र, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, जनतांत्रिक समानवाद। तो इसका राइट ऑप्शन जो आयोग ने दिया है वो है जनतांत्रिक समानवाद, ठीक है। और ये जो 3 वर्ड हैं ये तो जोड़े गए थे हमारे जो प्रेम्बल है उसके अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण विधि को जन्म दिया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए और बी दोनों है। स्व अनुभविक विधि जिसमें स्वविधि, खोज विधि आदि आती हैं, और बी यानी खेल तरीका विधि। खेल विधि को भी प्रकृतिवाद ने ही कहीं ना कहीं जन्म दिया होगा। और स्वानुभविक विधि मतलब अपने अनुभव से सीखना, बालक अपने अनुभव से सीखता, जब उसको स्वतंत्रता दी जाती है, जब उसको खोज करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इस तरीके की विधि डेवलप होती है और बालक स्वयं से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पर्यवेक्षण एक अच्छे शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के विकास में सहायता करता है। यानी सुपरविजन क्या काम करता है? एक अच्छे शिक्षण परिस्थिति को डेवलप करता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है डब्ल्यू किम्बाल का, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम की परिस्थिति को में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सुपरविजन होता क्या है? सुपरविजन आपने पढ़ा होगा, 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस विजन, मतलब दिव्य दृष्टि। जब आप किसी चीज़ को दिव्य दृष्टि से देखेंगे, उसका अच्छे से मूल्यांकन करेंगे, उसका अच्छी भविष्यवाणी करेंगे कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को परख लेंगे उसका ऑब्जर्वेशन करके, तो वो होता है हमारा पर्यवेक्षण की प्रक्रिया। तो पर्यवेक्षण से अब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, मान लीजिए, अब उस इंस्टीट्यूशन में आपको कुछ समस्या देखने को मिलती है, आप उसका सुपरविजन करने के बाद उस समस्या के लिए संभावित समाधान बताते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? आपके जो इंस्टीट्यूशन में शिक्षा अधिगम की परिस्थितियां होंगी उसमें डेवलपमेंट होगा। तो ये सहायक तत्व है, ठीक है, एक तरीके से इसमें तो पर्यवेक्षण एक सहायक तत्व है किसमें? शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के विकास में। ये कहा है डब्ल्यू किम्बाल ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सी गुणात्मक अनुसंधान नहीं है? कौन सा ऐसा अनुसंधान है जो गुणात्मक नहीं है? आपने पढ़ा होगा केस स्टडी, मानव जाति अध्ययन, घटना क्रिया अध्ययन या पूर्व यथास्थिति अनुसंधान। तो इसमें गुणात्मक अनुसंधान कौन सा नहीं है? पूर्व यथास्थिति। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में अगर हम समझे तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। ये हमारा गुणात्मक अनुसंधान नहीं है, ठीक है। ये मात्रात्मक अनुसंधान है और एक तरीके से प्रयोगात्मक अनुसंधान की श्रेणी में या अप्रयोगात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आता है, ठीक है, जिसमें हम किसी घटना के घट चुकने के बाद उसके कारणों का पता लगाते हैं। आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है या किसने कहा था? रेमंड, डीवी, मैथ्यू या फिर ब्राउन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डीवी। देखिए, समाज से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं, आपको अगर शिक्षा और समाज की बात देखी जाए तो वो डीवी बहुत फोकस करते हैं उस चीज़ पर। तो इससे भी आप इसका राइट ऑप्शन चूज़ कर सकती हैं डीवी, क्योंकि इनकी बुक भी जो है, हाँ, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन और
इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि विद्यालय एक लघु समाज का स्वरूप होता है। तो ये इस टाइप की बात करते हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है। ये बात डीवी ने कही होगी। 15 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी की वर्धा योजना का एक सिद्धांत नहीं माना जा सकता। आपने पढ़ा होगा वर्धा योजना, जिसे नई तालीम भी कहते हैं, ठीक है, उसका एक सिद्धांत नहीं माना जाता। सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। शिल्प केंद्रीयता, उत्पादक कार्य का आत्मसमर्थक, ठीक है, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा। अब तो ये सारी बात मानी जाती हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये तो गवर्नमेंट का लक्ष्य है, ठीक है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने सर्व शिक्षा अभियान के ज़रिए ये निकाला था कि सभी बालकों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा इतने लक्ष्य में, इतने सालों में प्राप्त करेंगे, लक्ष्य है। कहीं ना कहीं नई तालीम भी इस बात की बात करता है कि बालकों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है इससे रिलेट कर जाए, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है बी, सी और डी, ये पूर्ण रूप से नई तालीम से रिलेटेड है, वर्धा शिक्षा योजना से, यानी शिल्प केंद्रीयता, उत्पादक कार्य, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से मातृभाषा, ये बहुत ही गांधी जी इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते थे मातृभाषा द्वारा शिक्षा पर। तो इसलिए हम इसका राइट ऑप्शन जो देंगे वो ए कहीं ना कहीं ये रिलेट नहीं करेगा। बात उन्होंने कही है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की, लेकिन सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ये आपका रिलेटेड है गवर्नमेंट की स्कीम सर्व शिक्षा अभियान से। 17 निम्न वाक्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। चेतन के 3 मूल घटक है, मेरा अस्तित्व है, मुझे पता है और मैं धन्य हूँ। बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन इसे हम बोल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप इसका राइट ऑप्शन दीजिए, आपको क्या लगता है। चेतन के 3 मूल घटक हैं, पहला मेरा अस्तित्व है, मुझे पता है और मैं धन्य हूँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सांख्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चेतन, क्योंकि इसमें क्या कहा जाता है, इस वाक्य की उत्पत्ति सांख्य दर्शन से हुई है। सांख्य एक द्वैतवाद दर्शन है, ठीक है, जिसमें प्रकृति एवं पुरुष का द्वैत है। जब आप सांख्य दर्शन की डिटेल में स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे कि पुरुष है, इस टाइप की बात है, तो मैं हूँ, मुझे पता है, इस टाइप की चीज़ें इससे रिलेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा का मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ नेशनल टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें पहले आपके सामने आएगा नए अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता करना, ठीक है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता को रद्द करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक तथा मानदंड निर्धारित करना। तो एनसीटी क्या कार्य करता है, उपरोक्त सभी, ये 3 इसके मेन फंक्शन भी हैं, तो ये आप लोग याद करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकता है और पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ब्रेल विधि एवं टेप रिकॉर्डिंग एक शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किसके लिए। आपने ब्रेल विधि पढ़ी होगी, कई बार आपके सामने ये वर्ड आया होगा। देन तो ये किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, आर्थ बाधित विद्यार्थियों के लिए, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जा सकता है वो है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि होती है जिसका विश्व भर में जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं या बालक होते हैं को पढ़ने और लिखने में व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। उसमें मोटा मोटा अक्षर लिखा होता है ताकि बच्चे जो है छू करके उसको टच करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्पर्श के माध्यम से सीख सकते हैं ब्रेल विधि में। इस पद्धति का आविष्कार कब हुआ था ब्रेल लिपि का, 1821 में लुई ब्रेल ने किया था। जिन्होंने किया था उनका पूरा नाम लुई ब्रेल थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक परीक्षण, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने ये। निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक परीक्षण बिना विश्वसनीयता के वैध हो सकता है, एक परीक्षण विश्वसनीयता व वैधता दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। एक विश्वसनीय परीक्षण हमेशा वैध होता है, एक परीक्षण बिना विश्वसनीयता के वैध नहीं हो सकता है। अब आप इसमें राइट ऑप्शन क्या देंगे। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं, राइट ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि 2 बात है लेकिन घुमा फिरा के बात वही कर रहा है। एक विश्वसनीय परीक्षण हमेशा वैध होता है,
ठीक है, एक रिलायबल जो टेस्ट होता है वो हमेशा वैलिड होता है, ये याद रखिएगा, रिलायबल टेस्ट हमेशा वैलिड होता है। एक परीक्षण बिना विश्वसनीयता के वैध नहीं हो सकता, बात वही है लेकिन घुमा दी गई है। आप देखिए, एक परीक्षण बिना विश्वसनीयता के वैध नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा विश्वसनीयता जो है वैधता लेकर के घूमती है, आप इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है, विश्वसनीयता के लिए वैधता होना अनिवार्य है। तो एक परीक्षण बिना विश्वसनीयता के वैध नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप सब ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। और साथ ही साथ अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं इन सब कुछ चीज़ों को लेकर के। आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जा चुकी है, बस आपका ये रिवीजन है एक तरीके से, जिससे आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को और अच्छे से समझ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कीप स्टडी, कीप सेफ, थैंक यू।